नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जनन से ही संबंधित एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जनन स्वास्थ्य को, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है या जनन स्वास्थ्य होता है, इसका मतलब क्या है, क्या होता है जनन स्वास्थ्य। इसके बाद में इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, जैसे हो गया जनसंख्या, जैसे हो गया गर्भ निरोधक उपाय, जैसे कि हम बात करेंगे चिकित्सकीय सगर्भता समापन अर्थात MTP, और जो भी अन्य चीजें हैं उन सब के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। और जनन स्वास्थ्य से संबंधित ये आज का हमारा पहला वीडियो होने वाला है और इस टॉपिक को हम 2 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो हैं ये अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके अलावा जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने कमेंट कीजिए। आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। देखो, जनन स्वास्थ्य से क्या मतलब है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम बोल रहे हैं जनन स्वास्थ्य, और ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है जनन वाले टॉपिक के साथ में ही वहीं पर लिखा हुआ है जनन स्वास्थ्य। ये जो जनन स्वास्थ्य है इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है। देखो, इसमें सबसे पहली चीज तो हमें पढ़नी है कि जनन स्वास्थ्य क्या है, इसकी एक डेफिनेशन और उससे संबंधित कोई तथ्य हैं उनके बारे में देखना है। इसके बाद में थोड़ा सा हमें किसके बारे में देखना है, जनसंख्या से संबंधित तथ्य भी देखने हैं। इसके बाद में हमें देखने हैं गर्भ निरोधक उपाय। हमें क्या देखने हैं, गर्भ निरोधक उपाय अर्थात कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं MTP। MTP का मतलब हो गया मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम बोलते हैं चिकित्सकीय सगर्भता समापन। कैसे होती है, कब जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। इसके अलावा और क्या देखने वाले हैं, ART, जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अर्थात जनन से संबंधित कुछ तकनीकी वगैरह हैं उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जिन्हें हम बोलते हैं STI, जिन्हें हम बोलते हैं STI का मतलब हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यौन संचालित संक्रमण जो होते हैं इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा ये जनन स्वास्थ्य वाला टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य से मतलब क्या है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल रहे हैं वो होती क्या है। देखो, जनन स्वास्थ्य का मतलब यह होता है कि जनन से संबंधित जो भी तथ्य आपके दिमाग में आ रहा है, जनन से संबंधित जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, वो सारी की सारी आपकी जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल होती हैं। अब क्या क्या आपके दिमाग में आता है जनन स्वास्थ्य से संबंधित, कि हम
जो मनुष्य होता है उसके जनन अंग हैं, उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, जनन अंग होते हैं वो कार्य कैसे करते हैं, जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, जनन से संबंधित आपके मानसिक विचार हैं वो कैसे होते हैं, जनन से संबंधित समाज में क्या क्या भ्रांतियां चल रही हैं, क्या क्या अवधारणा चल रही हैं, वो भी जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल होता है। जनन से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी है वो भी जनन स्वास्थ्य में शामिल होता है। जनन से संबंधित कोई तथ्य है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। जनसंख्या था जिसमें शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने का अनुपात क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये सारे के सारे भी जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या है, शामिल है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे कैसे रोका जा सकता है, गर्भ निरोधक के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जनसंख्या को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, वो भी इसके अंतर्गत क्या होता है, शामिल होता है। तो जनन से संबंधित जो भी तथ्य आपके दिमाग में आते हैं वो सारे के सारे होते हैं, वो किसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। ज्यादा आपको इफ बट किंतु परंतु करना ही नहीं है। जनन से संबंधित कोई भी चीज आपके दिमाग में आ रही है वो जनन स्वास्थ्य में शामिल है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले यदि हम बात करें जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या है, तो देखो जनन स्वास्थ्य का मतलब हो गया जनन से संबंधित सभी पहलू एवं तथ्य जनन स्वास्थ्य में शामिल होते हैं। कोई भी तथ्य जनन से संबंधित है वो किसके अंतर्गत शामिल है, जनन स्वास्थ्य में शामिल है। जैसे जनन से संबंधित शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, पहलू। शारीरिक से क्या मतलब हो गया भाई, कि जनन अंग क्या है, वो काम कैसे करते हैं, कैसे जनन की क्रियाविधि पूर्ण होती है, ये सारे के सारे शारीरिक हो गए। मानसिक का मतलब क्या हो गया, मानसिक का मतलब जनन से संबंधित आपके विचार क्या है, जनन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, उसके संबंध में आपकी क्या भावनाएं हैं, वो सारे के सारे मानसिक हो गए, भावनात्मक हो गए। सामाजिक का मतलब हो गया जन्म से संबंधित समाज की क्या अवधारणाएं हैं, जनन अंगों के बारे में, जनन की प्रक्रिया के बारे में समाज में बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में समाज में गुपचुप में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन खुलकर कोई बात करना नहीं चाहता। और खुलकर बात करना, इसके बारे में एक सही तरीके से नहीं देखा जाता है। तो वो क्या है, उससे संबंधित सारे जो पहलू हैं वो इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते। तो जनन स्वास्थ्य में तो क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत है नहीं। अब देखो, इस जनन स्वास्थ्य से संबंधित ही, इस जनन स्वास्थ्य से संबंधित ही यदि हम बात करें तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 1951 में भारत सरकार ने, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में हमारा देश हुआ आजाद, और आजादी के 3-4 सालों के बाद में ही हमारा देश है उसने सबसे पहले यह सोचना प्रारंभ किया, हमारा देश अग्रणी देश था जो जनन से संबंधित चीजों के बारे में सोचना प्रारंभ किया। उन्होंने परिवार नियोजन के बारे में सोचना प्रारंभ किया
कैसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में सोचना प्रारंभ किया। तो 1951 में भारत सरकार ने परिवार नियोजन नाम से क्या चलाया, एक कार्यक्रम चलाया। परिवार नियोजन के नाम से क्या चलाया, कार्यक्रम। भाई परिवार को कैसे सही तरीके से शामिल करना है, कितने बच्चे सही होते हैं, कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में बताने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जिसे बोलते हैं परिवार नियोजन। इसी परिवार नियोजन का बाद में नाम बदल दिया। पहले इसका नाम था क्या, परिवार नियोजन, और उसके बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, परिवार कल्याण। क्या बोल दिया गया, परिवार कल्याण। और आजकल हम इस परिवार नियोजन को परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं कि परिवार से संबंधित क्या ध्यान रखा जाए, आपको अपने परिवार का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उस तरीके से इसको क्या बदल दिया गया, परिवार कल्याण। और इस परिवार कल्याण को शामिल करते हुए ही भारत सरकार ने अभी एक कार्यक्रम चला रखा है, अभी एक योजना चला रखी है जिसे हम क्या बोलते हैं, RCH। आप सबको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपकी बहुत सारे ऐसे शॉर्ट नेम हैं और उन शॉर्ट नेम का आपको फुल फॉर्म जरूर पूछा जा सकता है। उन शॉर्ट नेम की आपको एक्सपेंशन करना आना चाहिए और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। देखो इन्हीं परिवार कल्याण या परिवार नियोजन से संबंधित जो कार्यक्रम है उसको आजकल बहुत सारी चीजें शामिल करते हुए उसको आजकल किस नाम से जाना जाता है, उसे आजकल RCH के नाम से जाना जाता है। तो देखो भाई RCH क्या है, RCH क्या होता है, RCH। सबसे पहले तो इस RCH की फुल फॉर्म क्या होती है, RCH है क्या। तो देखो RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम अर्थात जनन एवं बाल स्वास्थ्य, जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम इसे कहा जाता है। हिंदी में क्या नाम हो गया इसका, जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम। ये इसकी क्या हो गई है, फुल फॉर्म हो गई। ये इंग्लिश में हो गई, ये क्या हो गई, हिंदी में। अब क्या है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वैसे तो सारी चीजें शामिल हैं, जैसे भाई जनन से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, शामिल है। जैसे जनन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता फैलाना, बच्चों के अंदर जो वयस्क हैं, किशोर हैं, उनके अंतर्गत जनन से संबंधित या जनन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता फैलाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, शामिल है। किशोर अवस्था में शरीर में होने वाले
परिवर्तनों के बारे में जागरूकता फैलाना, कि जब चाहे से वो नर हो चाहे से मादा हो, जब वो किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में बहुत सारे क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। और जो बदलाव आते हैं वो किस तरीके से सामान्य बदलाव हैं, कैसे हार्मोनल बदलाव हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं, ये सारी चीजें हैं। ये उन किशोर और किशोरियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। उसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जाने हैं, वो इसके अंतर्गत क्या है, शामिल है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए देखभाल, गर्भवती महिलाओं की देखभाल पूरी की पूरी इसके अंतर्गत क्या है, शामिल है। उनकी चिकित्सकीय सहायता देना, प्रसव के समय सहायता देना, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा बाल स्वास्थ्य, कि जो बच्चा जन्म ले लिया है उसके बाद में उस बच्चे की स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और उसके संबंधित जो भी पहलू हैं वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, शामिल है। जन्म के बाद, ये तो जन्म से पहले इसकी बात है, जन्म के बाद माता व शिशु की देखभाल, वो इसके अंतर्गत क्या है, शामिल है। और क्या शामिल है भाई, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो, चाहे से जो बच्चा जन्म ले लिया है, जन्म के बाद में विभिन्न रोगों से बचाने के लिए बच्चों को अलग अलग प्रकार के क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो टीकाकरण का ये कार्यक्रम होता है, ये भी इसके अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, शामिल होता है। इसके अलावा और क्या शामिल है भाई, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक उपाय, जो भी गर्भ निरोधक के उपाय किए जा सकते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। वह उनका प्रचार प्रसार, उनसे संबंधित जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो भी इसके अंतर्गत क्या होता है, शामिल होता है। यौन संचारित रोग हैं, इनके बारे में जानकारी, यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी देना, उनसे संबंधित क्या किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, वो सारे के सारे इसी कार्यक्रम के क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। तो ये आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या 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 होता है, शामिल होता है। और ये RCH है, ये भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी क्या है, एक योजना है, एक कार्यक्रम है। और इस योजना पर भारत सरकार है वो बहुत ज्यादा खर्चा करती है। भारत सरकार इन संबंधित चीजों के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध करवाती है। तो ये सब कुछ इसके अंतर्गत क्या है, शामिल है। तो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि क्या क्या शामिल है। इसके बाद में आप सबको एक प्रक्रिया के बारे में जरूर पता होना चाहिए, और यह प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्व भेदन एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं उल्व वेधन, या जिसे बोला जाता है एमिनो सेंटेसिस। क्या कहा जाता है भाई, एमिनो सेंटेसिस। क्या है एमिनो सेंटेसिस, या क्या है उल्व वेधन? देखो, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि जो गर्भवती महिला होती है
उस गर्भवती महिला के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, अब जब बच्चा होता है तो उस गर्भवती महिला के पेट के अंदर जब बच्चा है तो उसके आसपास बहुत सारा क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, बहुत सारा लिक्विड इकट्ठा रहता है। और उस तरल पदार्थ को हम एमनियोटिक तरल कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंतर्गत ही वो बच्चा पाया जाता है। बच्चे की कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो टूटकर इस तरल के अंतर्गत आ जाती है। यदि इंजेक्शन की सहायता से इस तरल को उस माता के गर्भाशय से निकालकर इसका परीक्षण किया जाता है तो उस बच्चे के संबंधित जो भी तथ्य हैं, बच्चे में कौन सा आनुवांशिक रोग हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, और कोई रोग होने की संभावना तो नहीं है, इसके बारे में क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उलुवेदन या एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, कि जो गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला, उसके गर्भाशय में जो शिशु है उसके चारों ओर तरल पाया जाता है, तरल पाया जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक तरल। क्या कहते हैं भाई, जिसे एमनियोटिक तरल कहते हैं। अब आप खुद ही बताओ कि गर्भाशय के अंदर जो बच्चा है, उस बच्चे की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं वो किस में आ गई हैं, इस तरल में आ गई हैं। किस में आ गई हैं, तरल में। इस तरल को हम किसकी सहायता से निकाल लें, इंजेक्शन की सहायता से निकाल लें, और उसका क्या करें, परीक्षण करें। क्या करें भाई, परीक्षण। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। यह प्रक्रिया लाभदायक भी है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। लाभदायक तो कैसे है भाई, कि जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, उसमें आनुवांशिक रोगों का पता लगाया जा सकता है। आनुवांशिक रोगों का क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। कैसे भाई, क्योंकि उसके अंदर कोशिकाएं आ गई हैं बच्चे की, उन कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाए, उसके अंतर्गत देखा जाए कि डीएनए वगैरह कैसे है, उसके गुणसूत्र कैसे हैं, कोई बदलाव तो नहीं है, गुणसूत्रों की संख्या तो कम अधिक तो नहीं है, उनकी संरचना में कोई बदलाव तो नहीं है। तो उनके अध्ययन से क्या किया जा सकता है, उस बच्चे के बारे में, उसके आनुवांशिक रोगों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो फायदा तो ये है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, ये तो क्या बताया मैंने, फायदा। इसका नुकसान क्या है कि गर्भ में बच्चे के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है। इससे क्या किया जा सकता है, लिंग का पता लगाया जा सकता है। और गर्भ में मादा शिशु है, शिशु है वो मादा है या नर है, उसका पता लगा सकते हैं। और भारत के अंतर्गत गर्भ में बच्चे के लिंग का पता लगाना होता है, यह एक अपराध है, एक दंडनीय अपराध है। और इस कारण से इस प्रक्रिया पर क्या किया गया है, कानूनी रूप से रोक लगा दी गई है। इस प्रक्रिया पर कानूनी रूप से क्या लगा दी गई है, रोक। कौन सी प्रक्रिया पर, उलुवेदन की प्रक्रिया पर। तो आपसे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि उलुवेदन क्या है, या उलुवेदन से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए, और उनसे संबंधित आपसे बातें दी गई हों, और आप में से उसमें पूछ सकता है सही क्या है, गलत क्या है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
तो ये हमने किसके बारे में, उलुविभेदन या एमनियोसेंटेसिस के बारे में देखा है। तो ये सारा का सारा हमारा जनन स्वास्थ्य से संबंधित बातें हो गई। अब हम इस चैप्टर के या इस टॉपिक के दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, और वो पॉइंट है जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्य जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के अंतर्गत दिए हुए हैं। उनमें से जो मेन तथ्य हैं, जो फैक्ट है, वो मैं आपको बता देता हूं। और वो फैक्ट क्या है, देखो, जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन, इसके संबंध में कुछ तथ्य दिए हुए हैं, कुछ बातें हैं। एक तो इसके अंतर्गत बता रखा है किसका, विश्व का, और एक बता रखा है भारत का। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि 1900 में 1900 सन 1900 की स्थिति के बारे में बात करें तो जो विश्व की जनसंख्या थी 1900 के आसपास या सन 1900 में, यदि विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो थी 2 अरब। कितनी जनसंख्या थी भाई, 2 अरब। और यही जनसंख्या सन 2000 में, कहने का मतलब 100 सालों में बढ़कर कितनी हो गई है, बढ़कर 6 करोड़ हो गई। सॉरी, 6 करोड़ नहीं भाई, 6 अरब। कितनी हो गई, 6 अरब। कहने का मतलब 1900 तक जो पूरे मनुष्य का इतिहास है, सन 1900 तक मनुष्य का पूरा इतिहास है, तब जनसंख्या कितनी थी, केवल 2 अरब। और 100 सालों के अंतर्गत ही ये जनसंख्या है, ये 3 गुना हो गई है। कितनी हो गई है, 3 गुना। और ये बात इस चीज को दर्शा रही है कि विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना कितना अधिक जरूरी है। इसके अलावा ऐसे ही भारत के बारे में बता रखा है, और भारत के बारे में यह नहीं बता रखा कि 1900 में कितनी थी, क्योंकि हमारा भारत आजाद हुआ है 1947 में, तो 1947 की बात कर लेते हैं। भारत के बारे में बता रखा है कि 1947 में जहां भारत की जनसंख्या थी 35 करोड़, कितनी थी, 35 करोड़, वो आपकी 2000 में बढ़कर हो गई है कितनी, 100 करोड़। कितनी हो गई भाई, 100 करोड़। कब, 2000 में। और 2011 में यही जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 120 करोड़ हो गई है। यह लगभग उसी पैटर्न को दर्शा रही है। यहां से यहां कितना हुआ, 3 गुना। यह तो 1900 से 2000 में हुआ है। अपन ने तो 1947 से 2000 मतलब 53 वर्षों में ही लगभग ट्रिपल हो गए, 3 गुना हो गए हैं। कितने सालों में, केवल 53 सालों में। जो इस बढ़ती हुई जनसंख्या की दर को दर्शा रहा है, इसको बता रहा है कि यह जनसंख्या है, यह कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है, वो कितना अधिक जरूरी है। इस चीज को यह दर्शा रही। तो एक तो आपको ये आंकड़े याद रखने, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें कि ये जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। भाई जनसंख्या में जो ये वृद्धि है, इस वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं। हालांकि जनसंख्या में वृद्धि के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहां पर जो जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के हिसाब से यदि हम देखें तो एक तो यह हो सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हुआ है,
सुधार हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं। पहले जो लोग थे उनकी मृत्यु दर क्या थी? ज्यादा, और जब ज्यादा लोग मरते थे तो जनसंख्या थी वो कंट्रोल रहती थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल फील्ड ने उन्नति की है वैसे ही जो ये स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार हुआ है उसके कारण से मृत्यु दर में क्या आई है? कमी। और जब मृत्यु दर में कमी आई है तो एक तो इससे जनसंख्या बढ़ी है। तो अब आप ये मत बोल देना कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम मृत्यु दर को बढ़ा देते हैं। भाई, मृत्यु दर को बढ़ाना कोई उपाय नहीं है, और बढ़ाना उपाय भी हो सकता है तो यह आपकी नकारात्मक सोच को दर्शाता है। तो यह कोई उपाय नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में तो सुधार होना ही चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा क्या कारण हो सकता है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण क्या हुई है? मृत्यु दर में कमी। ठीक है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर में कमी, मैट्रिनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर जिसे कहते हैं एमएमआर। यह क्या है मातृ मृत्यु दर? पहले के टाइम में क्या होता था कि जब बच्चे का जन्म होता था वो या तो घर पे होता था और बाय चांस हॉस्पिटल में होता था। अब घर पे हो रहा है तो उस समय जो माता थी या बच्चे थे उनके मरने की दर थी वो क्या थी? ज्यादा। क्योंकि जन्म के समय में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी, कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती थी जिसके कारण माता की भी मृत्यु हो सकती थी और बच्चे की भी मृत्यु हो सकती थी। आपने पुरानी फिल्मों में देखा ही होगा कि हम माता या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, दोनों को क्यों नहीं? भाई, आप मेडिकल फैसिलिटीज को इतना सुधारो कि दोनों को बचा सको। बाकी बाद में तो डिपेंड करता है, लेकिन उस समय के बारे में बात यह है कि उस समय मातृ मृत्यु दर थी, जन्म के समय जो महिला थी या माता थी उसके मरने की दर थी वो क्या थी? अधिक। तो उसमें क्या आई है? कमी। उसमें भी क्या आई है? कमी, एमएमआर में। इसके अलावा यदि हम बात करें शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में भी क्या आई है? कमी। भाई, माता की मृत्यु भी कम हुई है जन्म के समय और बच्चे की मृत्यु दर भी क्या हुई है? कमी, जिसे हम बोलते हैं आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। उसमें भी क्या आई है? कमी आई है। इसके अलावा एक कारण और सबसे महत्वपूर्ण है, जननक्षम लोगों की संख्या में वृद्धि। जननक्षम लोगों की संख्या में वृद्धि, इससे क्या मतलब है? देखो, यदि आज के समय में भारत की जनसंख्या की स्थिति देखा जाए तो भारत में युवा अधिक हैं, और जो युवा हैं वो जननक्षम लोग होते हैं। बच्चे पैदा करने की उनकी क्षमता वृद्ध लोगों से अधिक ही है। तो इस कारण से जो जनसंख्या है वो तेज गति से बढ़ रही है और ये अभी बढ़ती ही जाएगी जिस हिसाब से बढ़ रही है। तो क्योंकि जननक्षम लोग हैं उनकी संख्या अधिक है, इस कारण जनसंख्या वृद्धि की दर भी क्या है? अधिक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि के जो मुख्य कारण हो सकते हैं वो आपको यहां पर बताए गए हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, जननक्षम लोगों की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि। और इसके कारण से जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो जब हम जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत या आपकी जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं इनके अंतर्गत यदि सुधार कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे उपाय अपनाने पड़ेंगे जो जन्म दर में क्या लेकर आए? कमी। यदि हम मृत्यु दर को कम कर रहे हैं तो हमें जन्म दर को भी क्या करना पड़ेगा? कम, जिससे कि हम जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर्गत क्या कर सके? संतुलन स्थापित कर सके। तो इसलिए जन्म दर में कमी लाने के लिए
हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? गर्भ निरोधक साधनों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी भाई? गर्भ निरोधक साधनों की आवश्यकता होगी, जिन्हें हम गर्भ निरोधक साधन बोल सकते हैं या गर्भ निरोधक उपाय कह सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम यही पढ़ने वाले हैं, गर्भ निरोधक उपाय। हम बात करने वाले हैं गर्भ निरोधक उपाय। देखो, गर्भ निरोधक उपाय या गर्भ निरोधक साधन, इन्हें हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? साधन। अब गर्भ निरोधक साधन से क्या मतलब है या उपाय से क्या मतलब है? अर्थात ऐसे कोई भी प्रक्रिया या युक्ति, ऐसी कोई भी प्रक्रिया या युक्ति जो गर्भधारण को रोकती है, गर्भवती होने को रोकती है, वो सारे के सारे होते हैं, वो किसके अंतर्गत शामिल होते हैं? गर्भ निरोधक उपायों के अंतर्गत शामिल होते हैं। देखो भाई, क्या है? ऐसे कोई भी साधन, युक्ति या उपाय जो गर्भधारण को रोकते हैं, गर्भ निरोधक कहलाते हैं, गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। वो कोई प्रक्रिया भी हो सकती है, वो कोई साधन भी हो सकता है, वो कोई युक्ति भी हो सकती है। तो ये सब कुछ इसके अंतर्गत क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब जो ये गर्भ निरोधक साधन हैं या युक्ति हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनकी विशेषताएं क्या हैं? कौन से साधन हैं जो गर्भ निरोधक के रूप में काम में लिए जाने चाहिए? तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी गर्भ निरोधक साधन या जो भी गर्भ निरोधक युक्ति काम में ली जाए, जो भी गर्भ निरोधक साधन या युक्ति काम में ली जाए, वो उपयोगकर्ता के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, उसे जल्दी से उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, जो भी साधन या युक्ति वो काम में ले रहा है, वो उसकी काम वासना में या काम इच्छा में, मैथुन की क्रिया में बाधक नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या विशेषता होनी चाहिए भाई? कि साधन है या गर्भ निरोधक है, वो उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध हो। कोई साधन तो है, लेकिन हो सकता है कि जो उपयोग करता है उसको प्राप्ति नहीं कर सके। दूसरा, गर्भ निरोधक है अत्यधिक महंगा ना मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। बहुत महंगा है तो साधारण लोग तो उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उपयोगकर्ता की काम इच्छा या मैथुन क्रिया में बाधक ना हो, जिससे कि वो उसका उपयोग ही नहीं करे, तो वो बाधक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या भाई?
आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि जो भी और क्या हो सकते हैं, भाई महंगा ना हो, अच्छे से काम करे, इसके अलावा प्रभावी रूप से काम करे। ऐसा नहीं है कि इसको उपयोग में तो ले रहा है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो और क्या हम देख सकते हैं कि उसके साइड इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट कम से कम हो या फिर नहीं हो, कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव काम में लिया जा रहा है, जो भी गर्भ निरोधक काम में लिया जा रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, और अगर साइड इफेक्ट बाई चांस है भी तो वो कम से कम होना चाहिए। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं एक अच्छे गर्भ निरोधक में होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उसके अंतर्गत ये सारी की सारी विशेषताएं होनी चाहिए। अब कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, कौन कौन से गर्भ निरोधक उपाय हैं या साधन हैं या युक्तियां हैं जिनको उपयोग में लिया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो बात हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस कारण उसको हम आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। इस कारण आप आगे आने वाले वीडियो को भी जरूर देखें। बाकी इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत ज्यादा लोड लेने की हमें जरूरत है नहीं, आप सबको देखकर पता चल रहा होगा कि एकदम सिंपल सा क्या है टॉपिक। हाँ, यहां पर एक चीज काम या ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि यहां पर इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी आपके शॉर्ट रूप आएंगे और जिनको हम फुल फॉर्म के रूप में लिखना चाहेंगे और वो आपको याद होने चाहिए। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं जिनका हमें फुल फॉर्म लिखना है, उसको एक आप पेपर में जरूर लिख कर रखें, और ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण हो सकते हैं, आपके सिलेक्शन को करवाने और नहीं करवाने में आपके लिए योगदान हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहां पर देखी हैं। आप सबको लगा होगा या आप सबने देखा भी होगा कि हम चीजों को कितने अच्छी तरीके से और कितना एक बढ़िया मैनर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और अगर आप सबको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, आपका जो पूरा सिलेबस है एक टॉपिक वाइज कंप्लीट हो रहा है, तो आप सबको करना क्या है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और इसके अलावा यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।